हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जड़ों में रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जड़ों का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो प्लांट को, पादप को मृदा में स्थिर रखना होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है और भोज्य पदार्थों को संचित करना होता है भविष्य के यूज के लिए। लेकिन इन मेन कार्यों के अलावा, जो नॉर्मली प्राथमिक कार्य कहलाते हैं, इन मेन कार्यों के अलावा जड़ें अनेक पादपों में रूपांतरित होकर कुछ अन्य फंक्शंस, अन्य कार्य भी करने लगती हैं, परफॉर्म करने लगती हैं। जैसे भोजन का संचय करने लगती हैं, सहारा देने लगती हैं, श्वसन करने लगती हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो इनका जो रूपांतरण होता है वो विभिन्न कार्यों के लिए होता है। और जड़ों में विभिन्न कार्य हेतु अनेक प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। और ये रूपांतरण जो होता है वो अपस्थानिक जड़ों और मूसला जड़ों, दोनों प्रकार की जड़ों में होता है। मूसला जड़ों में भी रूपांतरण होता है और अपस्थानिक जड़ों में भी रूपांतरण होता है। पहले मूसला जड़ों में रूपांतरण और उसके बाद फिर हम अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण पढ़ेंगे। मूसला जड़ों में जो रूपांतरण होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला, भोजन संग्रह करने के लिए, यानी कि भोजन संग्रह करने वाली मूसला जड़ें बन जाएंगी। श्वसन मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स, और ग्रंथिल जड़ें यानी कि नोड्यूलेटेड रूट्स। अब जो भोजन संग्रह करने वाली जो जड़ें हैं, सबसे पहले हम भोजन संग्रह करने वाली जड़ें पढ़ेंगे। तो कुछ पौधों में जो प्राथमिक जड़ होती है, जब जो टैप रूट होती है यानी कि जो मूसला जड़ें होती हैं, वे जड़ें जो भ्रूण के रेडिकल से यानी कि मूलांकुर से डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, क्या कहलाती हैं? टैप रूट कहलाती हैं, यानी कि मूसला जड़ें कहलाती हैं। और ये टैप रूट जो सबसे पहले डेवलप होती है रेडिकल से, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक जड़ यानी कि प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती है वो सेकेंडरी रूट्स यानी कि द्वितीयक जड़ें, और जो द्वितीयक जड़ों से अब फाइन ब्रांचेस निकलती हैं वो तृतीयक जड़ें यानी कि टर्शरी रूट्स कहलाती है। और ये सभी जो सिस्टम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, ये सब मिलकर टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं। तो यहाँ पर कुछ पौधों में जो प्राथमिक मूसला जड़ें होती हैं वो भोज्य पदार्थों का संचय करने लगती हैं, और जो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं वो अब उनका जो मेन काम होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण वो करने लगती है। तो प्राथमिक जड़ें यहाँ पर क्या काम करने लगती हैं? भोजन का संचय करने लगती है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक जो जड़ें होती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो होती हैं, अब वो जल और खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण करने लगती हैं। अर्थात अब प्राथमिक जड़ का संबंध तो हो गया भोजन के संचय से, और द्वितीयक और तृतीयक जड़ का जो संबंध है वो हो गया भोजन और खनिज लवण और जल के अवशोषण से। भोजन को जब ये संग्रह करने लगती है प्राथमिक रूट्स, तो भोजन के संग्रह करने के कारण ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन अलग अलग आकार की हो सकती है, यानी कि अलग अलग पादपों में ये अलग अलग आकार की हो सकती है। तो भोजन को ग्रहण करने के कारण, स्टोर करने के कारण ये विभिन्न आकृति ग्रहण कर लेती है, और इनकी आकृति के आधार पर जो भोजन संग्रह करने वाली मूसला जड़ें हैं वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। तुर्करूपी जड़ें यानी कि फ्यूजिफॉर्म जड़ें, शंक्वाकार जड़ें यानी कि कॉनिकल रूट्स, और कुंभरूपी जड़ें, नैपीफॉर्म रूट्स, और कंदल जड़ें यानी कि ट्यूबरस रूट। तुर्करूपी जड़ें यानी कि फ्यूजिफॉर्म रूट्स का एग्जाम्पल मूली होता है। इसमें जो मूसला जड़ें हैं वो बीच
में से फूली हुई होती हैं और आधार और शीर्ष उनके दोनों सकरे होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होगी कि यहाँ से भी थोड़ी सी पतली होगी लेकिन ये बीच में से थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर पतली हो जाएगी। तो ये यहाँ से भी और यहाँ से भी पतली लेकिन बीच में से मोटी होती है। यहाँ पर रिड्यूस स्टेम होता है जिसमें से लीव्स निकलती हैं। तो इस प्रकार की जो शेप होती है जिसमें शीर्ष और जो आधारीय भाग होते हैं वो पतले होते हैं लेकिन वो बीच में से थोड़ी मोटी होती है, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स यानी कि तुर्को रूपी जड़ें। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मूली हो गया। दूसरा है शंक्वाकार यानी कि कोनिकल जड़ें। अब कोनिकल जड़ कोन शेप क्या होती है कि कोनिकल जड़ों में यहाँ से ये मोटी होती है, रिड्यूस्ड में इसमें भी रिड्यूस्ड स्टेम होता है, फिर यहाँ से फिर ये पतली होती चली जाती है। यहाँ पर इसमें भी रिड्यूस्ड स्टेम होता है और यहाँ से फिर ये पतली होती चली जाती है। तो इससे क्या होगा? ये कोन शेप्ड बन जाती है। यहाँ पर भी फिर वही रिड्यूस्ड स्टेम होते हैं और रिड्यूस्ड स्टेम से फिर लीफ निकली होती है, तो ये कोन शेप दिखाई देने लगती है। तो इसमें क्या होता है कोनिकल रूट्स में, शंक्वाकार जड़ों में, कि जो शीर्ष जो होता है जड़ का वो फूला हुआ होता है और शीर्ष से नीचे की ओर वो क्रमशः पतली होती चली जाती है, सकरी होती चली जाती है, जिससे एक कोन शेप स्ट्रक्चर डेवलप होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोनिकल रूट यानी कि शंक्वाकार जड़ें। इसका एग्जाम्पल गाजर है, टैकस करोटा। इसका एग्जाम्पल मूली था, रेफेनस सटाइवस। थर्ड वन, कुंभ रूपी जड़ें। कुंभ रूपी जड़ें में क्या होता है कि मूसला जड़ों का जो शीर्ष भाग होता है वो फूलकर गोलाकार हो जाता है और उसका निचला भाग जो होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है एकदम, यानी कि ऊपर से तो वो गोल होता है बिल्कुल, लेकिन अचानक से फिर वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रूट होती है जो ऊपर से बिल्कुल मोटी होती है एकदम और नीचे की तरफ वो पतली होती चली जाती है, एकदम से टैपर हो जाती है, तो वो गोलाकार बन जाती है बीच में से। तो हम इसे क्या बोलते हैं? नेपीफॉर्म यानी कुंभ रूपी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है शलगम और चुकंदर। दोनों में ही बीच में से शीर्ष पे से वो मोटी होती है और नीचे से एकदम पतली होती चली जाती है। चौथी है कंदिल जड़ें यानी कि ट्यूबरस रूट। अब ये भी प्राथमिक जड़ें अब यहाँ भोजन का अवशोषण करेंगी और वो फूल जाएंगी, लेकिन फूल कर कैसे होंगे? वो मांसल हो जाती है यानी कि फ्लैशी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक जो हमने तीनों पढ़ी हैं यहाँ पर, इनमें तीनों में एक विशेष शेप नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये भी फूल जाती हैं। प्राथमिक जड़ भोजन का संचय करती हैं और वो फूलती हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कोई निश्चित शेप नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं होती, किसी भी आकार की हो सकती हैं। तो ऐसी जो रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंदिल जड़ें यानी कि ट्यूबरस रूट कहते हैं। तो भोजन को संग्रह करने वाली मूसला जड़ें चार प्रकार की: तुर्क रूपी, शंक्वाकार, कुंभ रूपी और कंदिल जड़ें। इसमें ऊपर से नीचे से पतली होगी, बीच में से मोटी होगी। इसमें जो शीर्ष भाग है वो मोटा होगा और नीचे की तरफ वो क्रमशः पतला हो जाएगा, जिससे कोन शेप बनेगी। गाजर इसका एग्जाम्पल, इसका मूली है। यहाँ पर ऊपर से ये बहुत मोटी होगी और नीचे से फिर ये पतली हो चली जाती है एकदम से, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कुंभ रूपी जड़ें। इसमें भी ये मांसल हो जाएगी, फ्लैशी हो जाएगी भोजन के संचय कारण, लेकिन यहाँ पर कोई भी निश्चित शेप नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल है गुलाबास, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं इसको, और ट्राइकोसेंथीज। अब सेकंड है श्वसन मूल या ग्रंथिल जड़ें। श्वसन जड़ मूल तथा ग्रंथिल जड़ें। श्वसन मूल को जो न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं, न्यूमेटोफोर, हिंदी में भी न्यूमेटोफोर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको भी न्यूमेटोफोर बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी रूट जो होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स का पाया जाना एक एडेप्टेशन है दलदली भूमि का
लवणीय भूमि का, जहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, दलदल होती है, क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन की मात्रा या तो होती नहीं है या ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि या तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है या बहुत कम मात्रा में होती है। इसके कारण जो नॉर्मल रूट्स होती हैं उनको श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। जितनी उनकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उन्हें रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए एनर्जी कम मिलती है, तो ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे उनका जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए कि जो नॉर्मल रूट्स होती हैं उन नॉर्मल रूट्स से कुछ जो जड़ें होती हैं, उनके शीर्ष जो होते हैं वो खुंटी के समान बाहर निकल आते हैं। और ये जो जड़ें होती हैं, रेस्पिरेटरी जड़ जिसे हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति करती है, अर्थात पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, अर्थात ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। और ये ऋणात्मक गुरुत्वावर्तनी गति करती है, अर्थात नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। और इनके अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन सूक्ष्म छिद्रों को हम बोलते हैं न्यूमेटोथोड्स, यानी कि श्वसन रंध्र बोल देते हैं इनको। श्वसन रंध्र बोल देते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेटोथोड्स, इन्हें रंध्रोतक भी बोलते हैं, रंध्रोतक, यानी कि न्यूमेटोथोड्स। और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एयर अंदर पहुँच जाती है और गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। नॉर्मल रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाती है और वहाँ से जो CO2 निकलती है वो CO2 यहाँ से निकलकर बाहर पहुँच जाती है। तो इनमें अडेप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलता पाई जाती है लवणीय जल की लवणीय भूमि में पाए जाने के लिए। वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, इसके लिए इनमें विशेष जड़ें पाई जाती है जो ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं और उनमें अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोड्स या रंध्रोतक या श्वसन रंध्र। और इन छिद्रों से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर पहुँचती है जिसको रूट्स यूज़ कर लेती है और जो CO2 बाहर निकलती है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है राइजोफोरा, राइजोफोरा दलदली भूमि में पाया था इसलिए इसमें ये पाई जाती है। और एविसीनिया, इसके बाद ग्रंथिल जड़ें, यानी कि जो नोड्यूलेटेड रूट होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट भी बोलते हैं इनको, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जड़ें बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ें, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स या नोड्यूलेटेड रूट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स, इनमें गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको नोड्यूलेटेड रूट्स बोलते हैं। अब जो लेग्यूमिनेसी कुल है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उसका जो उपकुल है, सब फैमिली पैपिलोनिएटी, उसके सदस्य जैसे मटर, चना, मूंगफली, बरसीम और फलियों आदि में पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती हैं। उनके अंदर जो होती है वो नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उनमें रूट्स ब्रांचेस होती हैं, उनमें विशेष नोड्यूल्स पाए जाते हैं,
गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों में, इनको बोलते हैं नोड्यूल्स बोलते हैं हम, इन नोड्यूल में एक जीवाणु होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, और ये जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और यहाँ की जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में परिवर्तित करके नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसके बदले में जो प्लांट है इसको यहाँ पर भोजन प्रदान करता है और इसको स्थान देता है रहने के लिए, इसको सुरक्षा मिलती है। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जीव इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस संबंध को बोलते हैं हम सहजीवन, यानी कि सिम्बायोसिस या म्यूटुअलिज्म भी बोलते हैं इसको। और यहां पर दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और ये संबंध जो होता है ऑब्लिगेटरी होता है, अविकल्पी होता है, अर्थात ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो जीवाणु है यहाँ पर वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है उसे पादप एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि जो वातावरण है उसके अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो N2 के फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन होती है, यानी कि वो नाइट्रेट्स के रूप में नहीं पाई जाती। प्लांट्स अधिकांश नाइट्रोजन को, अधिकांश प्लांट जितनी भी मैक्सिमम नाइट्रोजन वो ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, NO3 के फॉर्म में करते हैं। लेकिन वो उस NO3 वाली फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, अत्यधिक ऑक्सीकारक फॉर्म होती है। इसलिए उसको पहले वो NH4 में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं NH4 में। तो अधिकांश प्लांट नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते उस फॉर्म में, क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं काय में, NH4 में, तब जाकर उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नहीं होती। तो ये बैक्टीरिया जब डायरेक्ट NH3 को कन्वर्ट कर देते हैं तो इस NH3 को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर NH4 में कन्वर्ट करके अब उसको आसानी से वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सिंपल नाइट्रोजन को वो यूज़ नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया क्या काम करता है, जीवाणु इस फ्री नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर देता है, प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर जाकर उसको NH4 में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर लेते हैं। बदले में प्लांट ने उसको क्या दिया, भोजन दिया और स्थान दिया रहने के लिए। बैक्टीरिया ने क्या काम किया कि नाइट्रोजन को फिक्स किया, जिससे उसे आसानी से वो यूज़ कर पाए प्लांट। तो ऐसा संबंध जहाँ दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवन या सिम्बायोसिस। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो लेग्यूमिनेसी के पेप्लोनिएटी ग्रुप के जो सभी मेंबर्स होते हैं, जैसे दालें हैं, मटर है, चना है, मूंगफली एटसेट्रा, सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। अब अपस्थानिक जड़ों में भी रूपांतरण हो सकता है। कुछ प्रमुख रूपांतरण जो है अपस्थानिक जड़ों के वो है पहले कंदिल जड़ें, यानी कि ट्यूबरस रूट। अब कंदिल जड़ें यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही है, बस फर्क क्या है, सेम टू सेम ये रूट होती है, यानी कि ये फ्लैशी हो जाती है, मार्शल हो जाती हैं, लेकिन इनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। इसका जो एग्जाम्पल है आइपोमिया बटाटा, यानी कि शकरकंद। शकरकंद जो होता है, शकरकंदी बोलते हैं हम इसको आम भाषा में, वो आइपोमिया बटाटा ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल है। बस इसमें अंतर क्या है, ये ट्यूबरस रूट कैसी है, टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें, और ये कंदिल यानी कि ट्यूबरस रूट कैसी है, बस अपस्थानिक जड़ें। तो ये यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें फूलती है, यहाँ पर टैप रूट फूलती है। इसके बाद सेकंड है गुच्छित और पुलिकित जड़ें, यानी कि फैसिकुलेटेड रूट। अब जो फैसिकुलेटेड रूट है ये भी कंदिल जड़ों की तरह ही फूली हुई होती है, अनियमित आकार की होती हैं। तो अंतर क्या है कि जो ये वाली कंदिल जड़ें हैं वो ऊपरी भूस्तरी यानी कि रनर से, पर्व संधियों से निकलती हैं, रनर के नोड से निकलती हैं, जबकि जो ये वाली गुच्छित और पुलिकित जड़ें यानी कि फैसिकुलेटेड रूट है, सेम टू सेम यही है, बिल्कुल फूली हुई होती है, अनियमित आकार की होती है, लेकिन तने के आधार से गुच्छों के रूप में निकलती है। सेम है, बस अंतर क्या है कि वो रनर के
पर्व संधि से यानी कि नोड से निकलती है, जबकि ये वाली जो होती है वो बेस से निकलती है और तने के आधार से बेस से निकलती है। किसमें? गुच्छों के रूप में, समूह के रूप में, बंच के रूप में। और बाकी स्ट्रक्चर सेम होती है। इसके एग्जाम्पल है सतावार यानी कि एस्पार्गस और डहेलिया। इसके बाद है अवस्तंभ जड़ें यानी कि स्टिल्ट रूट। अब जो अवस्तंभ जड़ें हैं यानी कि स्टिल्ट रूट है, इन्हें ब्रेस रूट भी बोलते हैं। ब्रेस क्या होता है? सहारा देना होता है। ब्रेस जो दांतों में जिनके टेढ़े हो जाते हैं दांत, तो उसमें जो तार लगा के उसको सीधा किया जाता है, उन्हें ब्रेस बोलते हैं। तो जो ब्रेस रसें हैं ये उन प्लांट्स में पाई जाएंगी जो लंबे पतले तने होंगे और उसको सहारा देने के लिए इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जैसे गन्ना में, मक्का में, केवड़ा में। तो इन प्लांट्स में ये जो स्टिल्ट रूट होती हैं वो निकलती कहाँ से हैं? जो स्टिल्ट रूट होती हैं वो इसको सहारा प्रदान करने के लिए मुख्य तने के आधारीय नोड से निकलती है, पर्व संधि से निकलती हैं और वो तिरछी निकलती है। यानी कि जो इसमें खास बात है वो क्या है कि जो रूट इसमें निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? बेसल यानी कि आधारीय पर्व संधि से, नोड से निकलेंगी। और जो ये स्टेम होगा, इस स्टेम का जैसे ये नोड्स है, यहाँ पर ये लास्ट बेसल नोड है, ये यहाँ पर सॉइल है, ये नीचे, तो यहाँ से निकलेंगी। और कैसे निकलेंगी? ये बेसल से तिरछी निकलेंगी, तिरछी निकलेंगी और तिरछी निकलकर ये कहाँ पहुँच जाती हैं? सॉइल में टकरा जाती हैं। सॉइल में जाने के बाद अब ये इसको सहारा प्रदान करेंगे। इस ऊंचे पतले लंबे जो तना है उसको सहारा प्रदान करती हैं और ये निकलती कहाँ से है? मुख्य तने के आधारीय नोड से निकलती है। और कैसे निकलती हैं? तिरछी निकलती हैं और ये खनिज लवणों के और जल के अवशोषण में भी बाद में सहायता करने लगती है। लेकिन मेन काम क्या है इनका? इनको सहारा प्रदान करना है। अब जो स्तंभ जड़ें हैं, प्रॉप रूट्स है, ये भी लगभग सेम ऐसी होती हैं। इनका भी काम सहारा देना होता है, लेकिन ये बड़े जाइंट जो पौधे होते हैं, जैसे बरगद का प्लांट है, उनमें निकलती हैं और इनके निकलने का जो स्थान है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। तो ये बड़े प्लांट्स को, जाइंट प्लांट्स को यांत्रिक सहारा देने के लिए तनों की शाखाओं से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और भूमि में जाकर धंस जाती हैं। शुरू में ये जो जड़ें होती हैं वो जाइंट प्लांट से नीचे हवा में लटकी रहती हैं और बाद में ये जमीन में, मृदा में पहुंच जाती है और वहाँ जाकर ये सेट हो जाती हैं और वो पिलर की तरह वहाँ पर काम करने लगती हैं। और ये इस जो बाहर की तरफ ब्रांचेस निकली हुई है इस जाइंट प्लांट की, बड़े प्लांट की, उन प्लांट्स के लिए, उन ब्रांचेस के लिए पिलर की तरह काम करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक वो अब उनको सहारा देते हैं। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है कि ये बेसल नोड से निकलता है और ये तने की शाखाओं से, ब्रांचेस से निकलती है और वो शुरू में तो हवा में लटकी रहती है लेकिन बाद में नीचे मृदा में पहुंच जाती है और वहाँ जाकर वो सेट हो जाती हैं और वो एक पिलर की तरह काम करती है। और जो साइड में बड़ी ब्रांचेस है, घनी ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है, उनको आसानी से सहारा देते हैं। और जो स्तंभ रूट है इसके एग्जाम्पल है बरगद में और रबड़ पादप में। आरोही जड़ें यानी कि क्लम्बिंग रूट्स, इसके एग्जाम्पल है पान, मनी प्लांट, काली मिर्च। इनमें क्या होता है कि ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये पर्व अथवा पर्व संधि से निकलती हैं और ये कमजोर तने वाले पौधों को सहारा देती हैं और ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है सामान्यतः। और ये चिपचिपा पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है तो वो उस सबस्ट्रेटम से अटक जाता है और अटका हुआ जो जब वो सूख जाता है तो वो उसको मजबूती देता है। मनी प्लांट में पाया जाता है कि जो ब्रांच होती है स्टेम की, उसमें से छोटी सी एक ऐसे से रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और ये सबस्ट्रेटम से, जो सबस्ट्रेटम दीवार होती है, कोई भी तार होता है, वायर होती है, उससे ये सहारा देकर इसको चढ़ाने में हेल्प करती है। और यहाँ पर ये चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करती है यहाँ पर, और जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ये चिपचिपा सब्सटेंस सूख जाता है। सूखने के कारण अब ये इससे आसानी से अटक जाती हैं,
चिपक जाती हैं और अब ये आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद है स्वांगीकारी और प्रकाश संश्लेषी जड़ें। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है, प्रकाश संश्लेषी हो जाती है, अर्थात स्वांगीकारी होती है, एसिमिलेटरी रूट्स बोलते हैं इनको। नॉर्मली रूट्स में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल और हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण रूट्स सामान्यतः भोजन का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन कुछ पादपों में रूट्स क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर लेती हैं और अब वो भोजन का निर्माण करने लगती हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है वो ऑर्किड की लटकी हुई वायवीय जड़ें होती हैं, ट्रॉपा यानी कि सिंगाड़ा होता है और टिनोस्पोरा यानी कि गिलोय होता है। ऑर्किड्स में बेसिकली दो प्रकार की रूट्स होती है, एक जो पकड़ के चलती है उसे क्लिंजिंग रूट बोलते हैं, और जो वायु में लटकी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वायवीय लटकी। जो तो ये वायवीय लटकी जो रूट्स होती है कुछ ऑर्किड्स में ये भोजन का निर्माण करने लगती है, और ट्रापा यानी कि सिंगाड़ा और टिनोस्पोरा यानी कि गिलोय में भी जो रूट होती है वो अब भोजन का निर्माण करने के लिए अनुकूलित होती है और वो भोजन का निर्माण आसानी से कर लेती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।